क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन और बोवेरी के द्वारा दिया गया था। सटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस अर्ली 1900 में दिया था, 1900 ईस्वी में, ठीक है, ए डी, ठीक है। देखिए सिंपली ये थ्योरी ये कहती है कि जो मेंडल ने फैक्टर बताया था जिसको बाद में जीन कहा गया, वो जीन या फैक्टर इंडिविजुअल्स के क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं और ये क्रोमोसोम ही उन फैक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। मतलब इस तरीके के अनुसार द मेंडेलियन factors or genes are located on chromosome and it is the chromosome that segregate and assort independently during anaphase of meiosis, ठीक है। देखिए मेंडल ने तो अपना जो सिद्धांत था वो 1865 में ही दे दिया था, ठीक है, लेकिन रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडल्स लॉ ये हुआ 1900 में, ठीक है, जब 3 साइंटिस्ट अलग अलग, ठीक है, उसमें थे आपके डेवरीज, ठीक है, एक थे उसमें कॉरेंस और एक थे सेवमार्क। इन तीनों ने अलग अलग इन मेंडल्स के लॉ का रीडिस्कवरी किया, ठीक है। 35 साल तक मेंडल एकदम अनटच थे, इनके थ्योरी पर, इनके सिद्धांत पे, इनके स्टडी पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन 35 साल के बाद ये तीनों साइंटिस्ट अलग अलग काम कर रहे थे और सेम रिजल्ट निकाला जो कि 1865 में मेंडल ने निकाला था। इसलिए इसे रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म कहा जाता है। तो इन्होंने ही रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म की थी। अब सवाल ये उठता है कि ये 35 साल लगे कैसे, ठीक है। 35 ईयर्स, 85 में मेंडल्स की डेथ हो गई, फिर उसके बाद फिर भी उनके डेथ के बाद भी किसी ने भी उनके थ्योरी पर, उनके काम पर ध्यान नहीं दिया। देखिए उस समय होता क्या था कि सबसे पहली बात तो कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा जरिया नहीं था और जो उनका जो पेपर पब्लिश हुआ था, जो उनका वर्क पब्लिश हुआ था, वो सीमित दायरे में पब्लिश हुआ था, बहुत से लोगों के पास वो पहुंच नहीं पाया था, यानी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन काफ़ी पुअर था, ठीक है। दूसरी चीज़, उस समय के लोग, उस समय के जो वैज्ञानिक थे वो उनके जीन के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तीसरी चीज़ ये थी कि पहली बात वो जीन के फैक्टर्स या फैक्टर्स के डिस्क्रीट कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे थे। तीसरी चीज़ वो मैथमेटिक्स को बायोलॉजी में, मतलब बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स का यूज़ भी उनको उस समय के लोगों को पचाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो ये 3 चीज़ें थी जिससे कि इनके थ्योरी को समझने में, रीडिस्कवरी होने में काफ़ी समय लग गया। फिर धीरे धीरे साइंस एडवांस होने लगी, माइक्रोस्कोप का खोज होने लगा, लोग सेल के अंदर देखना शुरू कर दिए। तो क्रोमोसोम को देखा उन्होंने, क्रोमोसोम देखा कि एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक। इसके अंदर उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे पदार्थ हैं जिसको कलर करने पे वो दिखाई देता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्रोमोसोम रखा गया। क्रोमोसोम मतलब क्रोमो मतलब कलर होता है, सोम मतलब बॉडी होता है, ठीक। तो जब क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई तो देखा गया कि जब मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो क्रोमोसोम जो है ठीक उसी तरह से मूवमेंट करता है जैसा कि मेंडल ने बताया था अपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है और यहाँ पर ये क्रोमोसोम दिख रहा है, उसके बाद ये पेयरिंग हो रही है। फिर ठीक इस तरह से आप मियोसिस एनाफेज सेकेंड फेज में देख रहे हैं कि ये क्रोमोसोम अलग अलग हो जा रहा है, ठीक है,
और 4 तरह की जर्म सेल बना रहा है। ठीक, यहाँ पे ये 4 तरह की जर्म सेल बना रहा है। ठीक, ये जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को इस फिगर के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। आप यहाँ पे देखिए, इस वाले फिगर में 2 तरह की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, एक यहाँ पे ये क्रोमोसोम है। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर आप दोनों फिगर में देखिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं इस जगह पे, यहाँ पे। ठीक, रेड के साथ ग्रीन है, येलो के साथ रेड है। ठीक, यहाँ पे देखिए रेड के साथ ग्रीन अलग अलग 4 जर्म सेल बनाई है। ये तो पॉसिबिलिटी 1 दिखा रहा है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, या ये जो ग्रीन वाला है ये येलो के साथ भी जा सकता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, जैसा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आपने देखा था कि ये किसी के साथ भी पेयरिंग बना सकता है और अपनी शुद्धता को बनाए रखता है। तो यहाँ पे इस फिगर में आप देख के समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर है। ठीक, और इस वाले फिगर में ये येलो के साथ, मतलब पॉसिबिलिटी 2, ये पहली संभावना हो सकती है। पहली संभावना में आप देख रहे हैं कि रेड के साथ ग्रीन है, येलो के साथ रेड है। दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि रेड के साथ रेड आ जाए और येलो के साथ ग्रीन आ जाए। ठीक है, ये मियोसिस सेकेंड एनाफेज में ये होता है और इस तरह से जर्म सेल्स बनती है। यहाँ जर्म सेल्स की देखिए पॉसिबिलिटी, रेड के साथ ग्रीन भी हो सकता है, येलो के साथ रेड हो सकता है, या रेड के साथ रेड और येलो के साथ ग्रीन भी हो सकता है। दोनों तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसी को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोला गया। ठीक है, इस चीज़ को मैं मियोसिस के चैप्टर में खूब अच्छी तरह से समझाऊंगा। यही मतलब मियोसिस में जो क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पॉसिबिलिटी जो होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, यही चीज़ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी कहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, तो यहाँ पे सेम चीज़ लिखा है, सेग्रीगेशंस ऑफ द टाइम ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर ऑफ द ट्रांसमिटेड टू द गैमेट्स। ठीक है, ये सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सेग्रीगेशन द गैमेट्स, मतलब ये कह रहा है कि क्रोमोसोम का बिहेवियर और जीन का बिहेवियर लगभग एक जैसा होता है। ठीक है, बात समझ में आई? इस तरह से आप ये कह सकते हैं सटन एंड वोवेरी ने बस किया क्या, क्रोमोसोम की डिस्कवरी के बाद क्रोमोसोमल थ्योरी को मेंडेलियन थ्योरी के साथ जोड़ दिया। ठीक, मतलब मेंडल में जिस तरह से फैक्टर जाते हैं, फैक्टर सेग्रीगेट होते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि फैक्टर नहीं, ये क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, इसी को क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस